नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रे ऑफ ज्ञान विद डीएस में। लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था सिंधु घाटी सभ्यता। उसमें हमारा कुछ टॉपिक रह गए थे, हड़प्पा खुदाई तक मैंने पढ़ा दिया था आपको। तो एक बार को वो सारा कुछ रिवाइज कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है और वो सारी चीज़ें। तो फिर से एक बार को देख लीजिए कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी हमारी, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये हमारी जो सभ्यता है ये 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक मानी जाती है, और कहीं कहीं इसे हम लोग 2350 से लेके और 1750 बीसी तक मानते हैं। और ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरी सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अलग अलग नाम भी हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसे बोला जाता है। इस सिविलाइजेशन के लोग कॉपर और टिन को मिला के ब्रोंज का आविष्कार कर लिया था। अच्छा, ये सभ्यता कैसे प्राप्त हुई थी हमें? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा जब फर्स्ट रेल चलवाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में, तो ट्रैक बिछाया जा रहा था उस टाइम पे। तो वहाँ पे भूमि को समतलीकरण के दौरान कुछ हमें अवशेष प्राप्त हुए, जिसे कनिंघम ने एकत्रित करके रख लिया। और कनिंघम को हम लोग फादर ऑफ आर्कोलॉजी बोलते हैं, इंडियन आर्कोलॉजी। तो उन्हें हम लोग ये मान सकते हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग के भारतीय पुरातत्व के वो जनक थे, ये हम लोग कह सकते हैं उन्हें। अच्छा, डलहौजी के बाद में लॉर्ड कैनिंग आए। लॉर्ड कैनिंग ने ये बोला कि लॉर्ड नेक्स्ट जो हमारे गवर्नर जनरल आएंगे वो पुरातत्व विशेषज्ञ होंगे। तो वैसे ही हुआ। लॉर्ड कर्जन आए। 1899 से लेकर 1905 तक का इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने एएसआई की स्थापना की, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका इन्होंने अध्यक्ष चुना जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल ने अपने अंडर में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी को चुना। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई की और रावी की नदी के किनारे उन्हें हड़प्पा नामक नगर की प्राप्ति हुई और उन्होंने उसके बारे में बताया। और 1922 में राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो, जो कि सिंध नदी के किनारे था, वहाँ पे उन्होंने खुदाई करके वो सारी चीज़ें प्राप्त की, अवशेष वगैरह प्राप्त किया। तो यहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुका था। अच्छा, रेडियो कार्बन या कार्बन डेटिंग जिसे हम लोग बोल देते हैं, C14, तो इसके थ्रू हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी पुरानी है, प्राचीन है। तो ये इस माध्यम से हम लोग पता करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अपने त्रिभुजाकार शेप में थी। त्रिभुजाकार शेप में देख लीजिए इस भारत के नक्शे में कि इधर जम्मू कश्मीर में मांडा, जो कि चिनाब नदी के किनारे था। बलूचिस्तान में दासक नदी के किनारे सुतकांगेडोर था, जो कि पश्चिम क्षेत्र में पड़ता था। आपका पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में था, हिंडन नदी के किनारे, मेरठ में पड़ता था ये। और दक्षिण में आपका दहमाबाद गोदावरी नदी के किनारे, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता था। इसके बाद में हाँ, मानव द्वारा जो प्रथम धातु प्रयोग में लाई गई थी वो कॉपर थी, क्योंकि कॉपर और टिन को मिला के उन्होंने ब्रोंज का आविष्कार किया था। तो प्रथम धातु कॉपर मानते हैं हम लोग। हड़प्पा, ये हमने आपको पढ़ा दिया था कि सिंधु घाटी की ये प्रथम नगर प्राप्त हुआ था, तो इस वजह से इस सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोल देते हैं। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है? ये रावी नदी के किनारे बाएं तट पे स्थित है, पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। तो ये जो पंजाब प्रांत ये पाकिस्तान में पड़ता है आज की डेट में। स्टुअर्ट मिंट ने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा, और साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा, ट्विन कैपिटल्स बोला था। किसने बोला था ये? स्टुअर्ट मिंट ने। स्टुअर्ट मिंट ने ट्विन कैपिटल्स बोला था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। याद रखने चीज़ है ये। फिर इसके बाद में हड़प्पा से जो सबसे बड़ी इमारत प्राप्त हुई थी वो 12 कक्षों का एक अन्नागार था। अन्नागार, अच्छा, मोहनजोदड़ो में हमें धान्यागार प्राप्त हुआ था और हड़प्पा की खुदाई से हमें अन्नागार मिला था। तो कभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हड़प्पा अगर हम लोग इसे स्पेल आउट करें इंग्लिश में तो HA से स्टार्ट होता है, वो HA होता है। तो H फॉर हड़प्पा, A फॉर अन्ना, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि धान्यागार किस खुदाई में प्राप्त हुआ था, तो धान्यागार आपका प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो की खुदाई में। बट अन्नागार जो प्राप्त हुआ था वो हड़प्पा, H फॉर हड़प्पा, A फॉर अन्नागार, ठीक है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख फसलें थी वो गेहूं और जौ थी। हड़प्पा से हमें एक कब्रिस्तान भी मिला था, जहाँ पे 57 समाधियाँ हमें प्राप्त हुई थी, बट उसमें से 20 डिकम्पोज हो चुकी थी, तो वो खोज के लायक नहीं थी, तो इस वजह से उन्हें छोड़ दिया। तो इसे नाम दे दिया गया R37। हड़प्पा से ही उर्वरता देवी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिसके गर्भ से पौधे की आकृति जैसी निकली हुई कुछ थी। इसके बाद में आपका स्टार्ट होता है यहाँ से मोहनजोदड़ो। अब मैं अपनी थोड़ी सी स्पीड डाउन करता हूँ, यहाँ से आपको स्टार्ट कराता हूँ पढ़ाना। अच्छा, मोहनजोदड़ो जो था इसका, क्योंकि ये सिंध प्रांत में था, सिंधु नदी के किनारे था, ठीक है। तो इसका जो सिंधी भाषा में मतलब होता है, उसका मतलब होता है मृतकों का टीला, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो, यह जो सिंध प्रांत है ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ।
अच्छा, मोहनजोदड़ो से मिलने वाली जो सबसे बड़ी इमारत थी वो धान्यागार थी, अभी मैंने आपको बताया था। और लेकिन जो प्रसिद्ध इमारत थी वो धान्यागार नहीं थी, प्रसिद्ध इमारत थी विशाल स्नानागार सॉरी। तो स्नानगृह बोल दो या स्नानागार बोल दो, बात एक ही है। अच्छा, मोहनजोदड़ो से ही हमें नटराज की मूर्ति भी प्राप्त हुई और पशुपतिनाथ की मूर्ति भी हमें प्राप्त हुई। इन्हीं को हम रुद्रदेव भी बोल देते हैं, पशुपतिनाथ को ही। ठीक है। एक नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति भी मिली जो कि कांसे की बनी हुई थी, ब्रोंज की बनी हुई थी, क्योंकि ब्रोंज का आविष्कार कर चुके थे ये लोग, तो उस वजह से मूर्तियां बनाना भी इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। एक पुरोहित राजा की मूर्ति भी प्राप्त हुई, स्टैचू ऑफ प्रिस्ट किंग। स्वास्थ्य का हमें सिंबल भी मिलता है यहाँ से मोहनजोदाड़ो से। एक श्रृंगार दान भी हमें मिलता है। प्रत्येक मकान में एक कुआं हुआ करता था। अब आप ये सोच लीजिए कि उस टाइम पे ये अगर देखा जाए कि थोड़ी डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, ये नदियों पे डिपेंड नहीं थे पीने के पानी के लिए, इनके पास में कुएं भी हुआ करते थे, तो हर घर में एक कुआं प्राप्त होता था। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। कुछ पॉइंट और है इसमें कि हड़प्पा सभ्यता की दो प्रशासनिक राजधानियां थीं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, इन्हें क्या बोलते थे? ट्विन कैपिटल्स। किसने से बोला था? स्टुअर्ट मिंट ने। याद रखना इस पॉइंट को, ये पूछ लिया जाता है कि ट्विन कैपिटल्स किसने बोला था, तो वो स्टुअर्ट मिंट थे हमारे साइंटिस्ट। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी कौन सी थी? लोथल। लोथल एक बंदरगाह था जो कि गुजरात प्रांत में पड़ता था। ठीक है, आज भी है, तो इस चीज़ को भी याद रखिए। अच्छा, लोथल की जो खोज है वो किसने की थी? डॉक्टर एस आर राव ने 1955 में की थी, जो कि खंबात की खाड़ी में है। ठीक, यह स्थल एक प्रमुख बंदरगाह है जो पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। अब आप ये देख लीजिए कि मोहनजोदाड़ो के लोग इतने विकसित थे कि उस जमाने में इन लोगों ने व्यापार करना भी प्रारंभ कर दिया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो ओल्ड सिविलाइजेशन थी उन्हें कुछ नहीं पता था, उन्हें उनकी टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग थी जितनी हमारी आज भी नहीं है। तो वो बहुत जानकार लोग थे। इसके बाद में आपका आता है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो की खोज जो है वो एन गोपाल मजूमदार ने सन 1934 में की थी। ठीक है, चन्हूदड़ो इस सभ्यता का ग्रामीण स्थल माना जाता था। यहाँ के मकान कच्ची ईंटों के बने थे। यहाँ पे हमें एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि चन्हूदड़ो से हमें लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, और चन्हूदड़ो से ही हमें एक भागती हुई बिल्ली के पीछे कुत्ते का एक चित्र मिला है। तो ये आपको चन्हूदड़ो से प्राप्त हुआ था। कालीबंगा, बंगा का मतलब होता है चूड़ियाँ, काली का मतलब काले रंग की, तो काले रंग की चूड़ियाँ यानी कि कालीबंगा। तो कालीबंगा की जो खोज है 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। तो अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी, और ये कालीबंगा कहाँ पे है आपका? ये राजस्थान के गंगानगर जिले में है, और कौन सी नदी के किनारे है? घाघर नदी के किनारे बाएं तट पर। कालीबंगा से ही हमें जुते हुए खेतों के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो ये अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें सर्वप्रथम कहाँ मिले थे, तो वो हमें कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से। अब स्टार्ट करते हैं धौलावीरा। तो धौलावीरा की जो खोज है वो 1967 ईस्वी में जेपी जोशी ने की थी। धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र खेल का मैदान हमें मिलता है। मतलब इतना डेवलप था कि वहाँ पे स्टेडियम वगैरह भी बने हुए थे उस ज़माने में। तो खेल का मैदान हमें कहाँ से मिला था? धौलावीरा से। और ये धौलावीरा कहाँ पे है आपका? ये गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप। इसके बाद में आपका आता है बनावली। बनावली ये कहाँ पे है आपका? बनावली जो है आपका ये हरियाणा में है, फतेहाबाद जिले में, और इसकी खोज 1973 में आर.एस. बिष्ट ने की थी। ठीक है, बी फॉर बेस्ट, बी फॉर बनावली। याद रखिए, कुछ ना कुछ रिलेट कर लीजिए कि आपको याद रहे, रटना ना पड़े कि बनावली, बी फॉर बनावली, बी फॉर बेस्ट। ठीक, राखीगढ़ी। अब राखीगढ़ी स्टार्ट करते हैं कि राखीगढ़ी कहाँ पे था? ये हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता था। 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया की 10 ऐसी विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है जिनके नष्ट हो जाने का खतरा है। तो ये करंट की एक तरीके से क्वेश्चन बन जाता है, करंट तो नहीं बोल सकते बट हाँ फिर भी जीके का क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसी कौन सी सभ्यता का ऐसा कौन सा नगर है जो नष्ट होने की कगार पे है और इसे ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे नष्ट होने की कगार पे बताया है। नेक्स्ट आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताएं थी वो क्या थी। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि एक नगरी सभ्यता थी। नगरी सभ्यता क्यों थी? कि
सड़कें जो थीं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्थाएं थीं। सड़कों के किनारे चौड़ी गहरी नालियां थीं, ऊपर से ढकी होती थीं। मोहनजोदड़ो से बने हुए जो भवन थे उनमें ईंटों का आकार भी एक रेशियो था, 4:2:1 का, 4:2:1 का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात था इसका, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। पक्की ईंटों का ये लोग इस्तेमाल करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। नेक्स्ट आइए कि सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में कोई मुद्रा का चलन नहीं था, बल्कि यहाँ पे क्या यूज करते थे हम लोग, मोहरें यूज करते थे। और मोहरों के अलावा बार्टर सिस्टम यहाँ पे लागू था, चीज़ों का आदान प्रदान करना। तो नेक्स्ट हमारा वही पॉइंट है कि वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था, जिससे हम लोग क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम कहते थे। लोथल से हमें क्या प्राप्त होता है, चावल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, लोथल से हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख जो फसलें थी वो कौन सी थी, गेहूं और जौ। यही दो ऐसी फसलें थी जो सबसे ज़्यादा ये लोग पैदा किया करते थे। हड़प्पा लिपि में 64 मूल थे। ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि हड़प्पा लिपि में 64 मूल चिन्ह थे, और ये मूल चिन्ह प्रतीकात्मक थे, पिक्चर्स का यूज ये लोग करते थे। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी जो लिपि है ये ब्राह्मी लिपि से मेल खाती है। तो ये पॉइंट आप कहीं नोट कर लेना कि ब्राह्मी लिपि जो है वो लगभग हड़प्पाई लिपि के इक्विवेलेंट ही थी, क्योंकि यहाँ पे भी ये लोग दाएं से बाएं की तरफ पढ़ते थे और वो लोग भी दाएं से बाएं की तरफ पढ़ते थे। तो जो ब्राह्मी लिपि है वो मेल खाती है हड़प्पा लिपि से, लेकिन इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और इस पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेस्टोफेडन कहा गया है। इस पद्धति को क्या बोला गया है, ब्रेस्टोफेडन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चंद्रद्रोण से हमें क्या मिला था, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले थे, वो मैंने यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, आप इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए बुलेट पॉइंट में। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है, मतलब कपास का भी इन लोगों ने पैदावार स्टार्ट कर दी थी। सैंदव निवासी मातृ देवी रुद्र देवता की पूजा किया करते थे, मतलब इस सभ्यता के लोग पूजा भी किया करते थे। रुद्र देवता यानी कि पशुपतिनाथ, शिव भगवान की पूजा किया करते थे। मतलब सनातन धर्म की स्टार्टिंग हम लोगों की मोहनजोदाड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रारंभ हो चुकी थी। हड़प्पा से प्राप्त एक मृण मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता दिखाया गया है, जो उर्वरता की देवी का प्रतीक है। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हड़प्पा वाली जब मैंने बताया था सारा। तो सिंधु सभ्यता के जो पतन के जो प्रमुख कारण थे वो क्या थे। अच्छा, एक चीज़ देखिए आप कि कोई भी सभ्यता विकसित होती है फिर वो ख़त्म हो जाती है, उसके कुछ ना कुछ कारण ही रहते हैं। तो सिंधु सभ्यता के अगर हम लोग ख़त्म होने का कारण देखें तो ये लोग नदियों के आसपास रहते थे। नेचुरल क्लाइमेट्स जो है वो चेंज होते रहता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बाढ़ आ गई, नदियों में पानी ज़्यादा आ गया बारिश की वजह से, तो बाढ़ की वजह से ये सारी सभ्यताएं नष्ट होती चली गई। तो इस वजह से इन लोगों को यहाँ से हटना पड़ा, या हम ये बोल सकते हैं कि ये सभ्यता ही ख़त्म हो गई, क्योंकि हटे ही होंगे ये लोग, यहाँ से हट के कहीं और चले गए होंगे। तो इस वजह से वो सारी की सारी सभ्यताएं यहाँ पे रह गई, दब गई। जैसे कि हमें द्वारकापुरी मिली, हमें हमारा राम सेतु मिला, तो ये सब प्राचीन काल की ये सारी चीज़ें हैं। तो वो किसी न किसी कारणवश वो दब गई, नीचे हो गई, समुद्र का जल स्तर उठ गया तो राम सेतु डूब गया। द्वारका भी इसी वजह से, समुद्र के जल स्तर उठने की वजह से वो डूब गई। तो हम लोग ये मान सकते हैं पूरा। तो देखिए, सिंधु सभ्यता का जो अंत है वो प्राकृतिक आपदाओं से हुआ था। नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण नदियों ने अपना रास्ता बदला और आसपास की सभ्यताएं धीरे धीरे खत्म हो गई। सेम है। और सिंधु सभ्यता किसके समकालीन थी, तो हमने आपको बताया था कि ये मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन है। तो मिस्र की सभ्यता कौन सी, मेसोपोटामिया। और कहाँ पे है मिस्र, ये नील नदी के किनारे इराक में पड़ता है अभी। सिंधु स्थलों से प्राप्त अवशेष एवं वस्तुएं, तो हड़प्पा की खुदाई से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ था, मैंने आपको बताया था कि R37 ये कब्रिस्तान प्राप्त हुआ था। शंख का बना बैल भी हमें प्राप्त हुआ था। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा भी हमें प्राप्त हुआ था। गेहूं और जौ के हमें दाने प्राप्त हुए थे उनके अन्नागार से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि स्वास्तिक एवं चक्र के हमें साक्ष्य भी मिले थे। सीपी का पैमाना हमें मिला था और अन्नागार हमें प्राप्त हुआ था। तो ये सारे पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। मोहनजोदाड़ो से हमें क्या क्या मिला था, बृहद स्नानागार, बहुत बड़ा स्नानागार था। मातृ देवी की मूर्ति थी। कांसे की नर्तकी की मूर्ति थी। हाथी का कपालखंड था। कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष थे। मिट्टी का तराजू था। सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य था और सूती कपड़ा। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त हुई, मोहनजोदाड़ो से। ये आपको रटना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा नहीं है,
थोड़े बहुत हैं बट इन्हें रट लीजिए क्योंकि इनमें एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ दिए जाते हैं कई बार। तो कालीबंगा, वही काले रंग की चूड़ियाँ, तो यहाँ से हमें क्या मिला था, जुते हुए खेत मिले थे, मिट्टी की चूड़ियाँ मिली थी। चूड़ियाँ, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मिट्टी की चूड़ियाँ हमें कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो बंगा का मैंने मतलब बताया है कि बंगा का मतलब चूड़ी, तो काले रंग की चूड़ी से याद रखना कि मिट्टी की चूड़ियाँ हमें कहाँ से प्राप्त हुई थी, कालीबंगा से। आयताकार 7 अग्निवेदिकाएँ हमें प्राप्त हुई थी, सिलबट्टा हमें प्राप्त हुआ था, बेलनाकार मोहरें हमें प्राप्त हुई थी और मिट्टी के खिलौने। ठीक है, तो यहाँ से आप ये रिलेट कीजिए कि मिट्टी की जो भी हमें चीज़ें मिली हैं वो हमें कहाँ से मिली हैं, कालीबंगा से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लोथल। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये बंदरगाह था, और लोथल से हमें धान के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो लोथल से हमें चावल की खेती और बंदरगाह, बाजरे के हमें साक्ष्य मिले हैं, धान की हमें भूसी मिली है, तांबे का हमें कुत्ता मिला है, छोटा दिशा मापक यंत्र भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। सुरकोटस, सूरकोटस, सूरकोटस, सुर से याद रखिए कि सुरकोटस मतलब घोड़े की अस्थियाँ हमें प्राप्त हुई हैं यहाँ से। ठीक है, बनावली, बनावली से हमें क्या प्राप्त हुआ है, ये हल्की आकृति के वाले मिट्टी के खिलौने। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कभी भी कालीबंगा मत लगा देना, यहाँ पे हल की आकृति के मिट्टी के खिलौने हमें मिले हैं बनावली से। तो एक पॉइंट है, तो इस चीज़ को याद कर लेना। जौ हमें प्राप्त हुई है और तांबे के वाड़ांग हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये टॉपिक हमारा जो है वो यहीं पे समाप्त होता है, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद जो हम है स्टार्ट करेंगे आपका, वो स्टार्ट करेंगे वैदिक सभ्यता या आर्यन काल, जिसमें हमारे महाभारत और रामायण वगैरह का वर्णन हमें मिलता है, और तमाम सारे और भी हमें प्राचीन चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होगा। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अब डेली वीडियो डालना स्टार्ट कर चुका हूँ, तो आप इसे कंटिन्यू कीजिए। और हिस्ट्री में आपको समझ में भी नहीं आएगा कि हिस्ट्री कब ख़त्म हो गया, और जब लास्ट में सारी हिस्ट्री ख़त्म करने के बाद में मैं आपको किसी दिन एक मैराथन क्लास जैसी दे दूंगा, उसमें मैं हिस्ट्री का स्टार्टिंग से लेके एंड तक का सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।